के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख एनजी लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, काशी संवाद में आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की। आज मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती है। इस अवसर पर वाराणसी और उनके पास के गांव लम्ही में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। वैसे कोरोना काल के चलते ज़्यादातर आयोजन वेबिनार के जरिए ही किए जा रहे हैं और उस पर ही व्याख्यान और परिचर्चा हो रही है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मेरे द्वारा ज़्यादा बताने से बेहतर है कि हम नगर की शिक्षा और साहित्य से जुड़े लोगों से यह समझने की कोशिश करें कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखों के जरिए किस प्रकार आम लोगों को समस्याओं को छुआ है और किस प्रकार मुंशी प्रेमचंद अपने दौर के सबसे बड़े कहानीकार, उपन्यासकार और साहित्यकार थे। उन्होंने अपने दौर में हर वर्ग की समस्याओं को उठाया, चाहे किसान की हो, मजदूर की हो, महिलाओं की हो। उनकी कहानियों और उपन्यासों में कोई भी समाज का वर्ग अछूता नहीं है। इसी वजह से उनकी कहानियां पढ़ते हुए आपको अपने आसपास की घटित घटना समझ में आएगी या लगेगी। और आज भी उनके पात्र उसी प्रकार जीवंत हैं जैसे आज से 100 साल पहले लिखते समय थे। तो आइए हम जानते हैं नगर के प्रमुख साहित्य और शिक्षा से जुड़े लोगों से कि आज के दौर में मुंशी प्रेमचंद और उनके पात्र कितने प्रासंगिक हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले काशी विद्यापीठ हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर श्रद्धानंद से। श्रद्धानंद जी, मुंशी प्रेमचंद के पात्र आज आपको कैसे प्रासंगिक लग रहे हैं? वैसे आमतौर पे कोई भी पाठक यदि मुंशी प्रेमचंद की कोई भी किताब या उपन्यास या कहानी पढ़ने बैठेगा तो उसे लगेगा कि ये सारी घटनाएं आज ही घटित हो रही हैं। प्रेमचंद के साहित्य में वर्णित पात्र आज के दौर में प्रासंगिक है, यह प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही सहज भी है। किसी भी रचनाकार का प्रासंगिक होना स्वयं ये बात स्पष्ट करता है कि पात्र उसके प्रासंगिक होंगे ही। जहाँ तक प्रेमचंद जी का प्रश्न है, वो अपनी रचनाओं में अपने समय और अपने देश को अभिव्यक्त करते थे। वे स्वयं इस बात को मानते थे कि मानव चरित्र पर का प्रकाश डालना तथा उसके रहस्यों को खोलना ही कथा साहित्य का मूल तत्व है। इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य की जो अपनी मनस्थितियां हैं, उसके मनोभाव हैं या उसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, वह आज भी उसी तरह से हमें दिखाई देता है। इसलिए प्रेमचंद जी अपने अनुभवों को अपने पात्रों के चारित्रिक विश्लेषण के द्वारा जो प्रस्तुत करते हैं, वह बहुत ही प्रभावी ढंग से करते हैं। उनके कथा साहित्य में पूरा भारत दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि वे हिंदी साहित्य के पहले ऐसे कथाकार हैं अपने समय के जिसमें पूरा भारत दिखाई देता है। उनके जो पात्र हैं, वह चाहे गांव के हों, शहर के हों, यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्र के हों, उसको भी उन्होंने अपने कथा साहित्य में समाहित किया है। कोई ऐसा, चाहे वह वर्ग हो, चाहे वह उच्च वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे वह स्त्री वर्ग हो, चाहे बाल वर्ग हो, सब का वो अपने कथा साहित्य में उसको इस तरह से आविष्टित करते हैं जिससे समाज में जो व्याप्त विषमताएं हैं, बुराइयां हैं,
वह प्रकट हुआ। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि प्रेमचंद के कथा साहित्य को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेमचंद के साहित्य में अपने देश की अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। वो पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने यथार्थ और आदर्श का इतना सुंदर समन्वय किया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से आदर्श को ही मूल मानते थे कि एक साहित्यिक आदर्श ऐसा होना चाहिए जिससे अच्छे समाज का निर्माण हो। इस परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे तो उन्होंने अपने कथा साहित्य में जितने भी पात्र हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, क्या कहते हैं छात्र वर्ग हो, विद्यार्थी हो, अफसर हो, ये कामगार हो, जो भी आप देखें, जातियों को आप देखेंगे तो चाहे वह सवर्ण हो, निम्न वर्ण हो, अछूत हो, समाज की बड़ी विडंबना थी कि वो सामाजिक और धार्मिक कहते हैं विषमताओं से और उसकी विसंगतियों से पूरी तरह से घिरा हुआ था, और अपना जो पाखंड है, जो समाज का धर्म का पाखंड है, उस तरह से समाज कैसा घिरा हुआ, उसके बीच में सब लोग कैसे संघर्ष करते हैं। क्या आज आपको नहीं लगता कि आज भी हमारे समाज में जो जाति को लेकर के जो विद्वेष है, संघर्ष है, ये भारतीय समाज की एक जमीनी हकीकत है जाति। और उस जाति के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे आज भी समाज में व्याप्त जो है राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, कहीं न कहीं जातियाँ आती हैं, कहीं न कहीं धर्म और संप्रदाय की टकराहट दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। सुविधा और असुविधा के क्षेत्र में आप देखें तो जो सुविधाहीन समाज है और जो कहते हैं कि उनकी जो पीड़ा है उसको व्यक्त नहीं करते। प्रेमचंद जी पूरे संपूर्ण भारत की उपस्थिति करते हैं, इसलिए प्रत्येक उनके जो पात्र हैं वो केवल एक पात्र तक नहीं है। होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, सुमन, हामिद, चक्रधर, अलगू, हल्कू, कोई भी पात्र हो, भिसु हो, माधव हो, वे सब केवल एक पात्र तक नहीं सीमित है, बल्कि वह अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसके कारण उनकी उसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक हो जाता है। आज होरी की जो छटपटाहट है, बेचैनी है कि आज किसान की समस्या नहीं है, क्या किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अपने कर रहे हैं, योजनाएं आती रहती हैं, सरकार की योजना हो, सारी चीजें आती रहती हैं, खुशहाली भी आती है। ऐसा नहीं है कि केवल बुराइयों का आज के साहित्य में जो है कि केवल यथार्थ के नाम पर बुराइयों का ही विश्लेषण कर दिया जाए, उसका प्रस्तुतिकरण नहीं। प्रेमचंद जी उनकी अच्छाइयों का भी और उनकी बुराइयों का भी आकलन करते हैं। प्रेमचंद जी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, प्रेमचंद जी सामाजिक मर्यादा की बात करते हैं, तो ये जो पक्ष है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी एक व्यापक दृष्टि है, व्यापक सोच है। उस सोच के कारण जब वो कहते हैं, वहाँ प्रस्तुत करते हैं अपने कथा साहित्य का, उनकी चाहे उनकी कहानियां हो, चाहे उनके उपन्यास हो, सबको आप देखेंगे। आज भी स्त्री मुक्ति की बात हो रही है, स्त्रियों की जो दुर्दशा है, चाहे विवाह की समस्या हो, दहेज की समस्या हो, उसको देखिए, मैकू का नशाबंदी का देखिए, किस तरह से सारी चीजें प्रेमचंद जी घेरते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद जी कुछ नहीं देखते हैं। सेवा सदन को पढ़िएगा आप, वहाँ सुमन की अपनी अलग समस्या दिखाते हैं, वहाँ पत्रकारों की, किसानों की, सबकी है। वो तो भारत की जो मूल आत्मा कृषि है वो उसको भी अपने अंदर समेटते हैं, उद्योग धंधों की बात करते हैं। किस तरह की बात नहीं, प्रेमचंद जी कोई पक्ष छोड़ते नहीं है। तो जब कोई विषय विस्तार जब होगा, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, जब भी लेंगे तो निश्चित रूप से उसके जो पात्रों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, और जो पात्रों की जो स्थितियां उसके द्वारा जो है उन पक्षों को उजागर करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रेमचंद जी का पूरा साहित्य यदि आपको देखें तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं प्रेमचंद जी के साहित्य में जितने हमारे पात्र हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमारे साथ हैं काशी विद्यापीठ के रिटायर्ड प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद और उनके पात्र आज किस प्रकार प्रासंगिक हैं। प्रश्न ये उठता है कि प्रेमचंद आज कहाँ खड़े हैं दुनिया के कथा संसार में। मैं आपको ये बता दूं कि प्रेमचंद से ही वास्तविक कथा साहित्य का रूप हिंदी दुनिया में सामने आता है।
उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, दर्जन भर उपन्यास लिखे और सबसे चर्चित उपन्यास उनका गोदान रहा। और प्रेमचंद जी एक पढ़े लिखे आदमी थे। कहा गया कि उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए विक्टोरियन ढांचा का चुनाव किया, अंग्रेजी के विक्टोरियन ढांचा का चुनाव किया। और शुरू में वो उर्दू में लिखते थे, उर्दू के बाद वो हिंदी में आए। और उनकी सबसे बड़ी एक देन है कि हिंदी उर्दू दोनों को उन्होंने मिलाया, बराबरी का दर्जा दिया, जबकि और लोगों ने ये दर्जा नहीं दिया हिंदी साहित्य में। तो प्रेमचंद की सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को सामाजिक समस्याओं से जोड़ा। जैसे सेवा सदन में वो वेश्या जीवन की कहानी ले आते हैं, फिर उसमें और बहुत सी चीज़ों में है, निर्मला है, अनवेल विवाह की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या उनकी किसानी त्रासदी की है तमाम उपन्यासों में। उनका पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम, 1922 में आया। इसमें किसानी आंदोलन है, गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव है। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। फिर उसी तरह उनका हमें और बहुत से लोगों को लगता है गोदान से भी महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वह रंगभूमि कर्मभूमि। रंगभूमि में अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए सूरदास मारा जाता है। सूरदास एक किसान भी 10 बीघा जमीन अंग्रेज लेना चाहते थे, उसने नहीं दिया, वो मारा जाता है। इसी तरह देखिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है कर्मभूमि, 1932। कर्मभूमि में किसानी संघर्ष, किसानी जीवन, किसानी त्रासदी को प्रेमचंद ने बड़े व्यापक रूप में लिया है। और उनका जो नायक है वो अमरकांत है। अमरकांत रूसी क्रांति से परिचित था। तो प्रेमचंद तो मूलतः गांधीवादी प्रभाव के उपन्यासकार, कहानीकार हैं। गोदान आते आते गांधीवाद थोड़ा छट जाता है, वो प्रगतिशील जीवन की ओर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखिए गोदान की सबसे अधिक चर्चा हुई हिंदी साहित्य। गोदान को एक काव्यात्मक उपन्यास कहा गया, अंग्रेजी में एपिक नॉवेल लोगों ने कहा। गोदान की सर्वाधिक चर्चा हुई और गोदान एक किसानी त्रासदी की महागाथा है, जिसमें वो खोरी किसान से मजदूर बन जाता है और उसका शोषण जमींदार करता है, साहूकार करता है, पुलिस करती है। तो गोदान जो है हिंदुस्तानी किसानी जीवन की एक त्रासदी के साथ साथ एक महागाथा है। और देखिए उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो उन्होंने 1919 में कहा था कि आने वाला ज़माना किसानों मजदूरों का हो। और उनकी एक सोच थी कि समाज परिवर्तन होगा, किसान आएगा, मजदूर आएगी, व्यवस्था बदलेगी। और ये भी कहा गया है कि प्रेमचंद मानवतावादी कथाकार थे और गांधी जी का उनके ऊपर प्रभाव था ही। और देखिए प्रेमचंद को हिंदी का ही नहीं, प्रेमचंद की गिनती दुनिया के महान उपन्यासकार कथाकारों में की जाती है। जैसे मैं बता दूं, उपन्यास माँ है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वो टॉलस्टॉय रूसी लेखक से प्रभावित थे। वे अंग्रेजी के बजाय रूसी और फ्रेंच उपन्यासकारों से ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रेमचंद भी लड़ रहे थे, प्रेमचंद भी लिख रहे थे। तो उनके जो किसान हैं
वो उनका किसान सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, सामंतवाद के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। प्रेमचंद की सबसे बड़ी देन है कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को एक बड़ा कैनवास दिया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, एक नई भाषा दी, एक नया शिल्प दिया। नहीं तो इसके पहले राजा रानी, प्रेम, इश्क, हकीकी और जासूसी कहानियों उपन्यासों का दौर था। प्रेमचंद इससे हट करके एक नया दौर चलाते हैं, सामाजिक समस्याओं को लेते हैं, समाज में होने वाली गतिविधियों को लेते हैं और इनके अधिकांश पात्र मजदूर और किसान हैं। तो आप सब मिला जुला कर देखें तो प्रेमचंद हिंदी कथा लेखन के एक बहुत बड़े आदर्श हैं, एक बड़े रोल मॉडल हैं। आज वो हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं के साथ साथ दुनिया की भाषाओं के भी एक बड़े रोल मॉडल हैं। और 1922 तक दुनिया के कई बहुत बड़े बड़े लोग, जेम्स जॉयस वगैरह, काफ़ी कुछ लिख चुके थे और प्रेमचंद भी काफ़ी लिख रहे थे। तो प्रेमचंद जी को अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो भी एक बड़े कथाकार के रूप में दिखाई देते हैं। और बिना प्रेमचंद का आकलन किए हिंदी कथा साहित्य का मूल्यांकन संभव नहीं है। प्रेमचंद जी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। करते हैं काशी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर सुमन जैन से। हम सुमन जैन जी से भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रेमचंद जी के पात्रों को लेकर क्या सोचती हैं, उनके पात्र आज किस तरह से जीवंत हैं। और आपके इस आयोजन का विषय है मुंशी प्रेमचंद के जो पात्र हैं वर्तमान संदर्भ में उनकी क्या प्रासंगिकता है। यह सत्य है कि मुंशी प्रेमचंद के जो पात्र हैं वह हमारे समाज से हैं, समाज के पात्र हैं और समाज के लिए हैं। मुंशी प्रेमचंद के पात्रों को समझना तब संभव है जब हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन को समझें। और मुंशी प्रेमचंद के जीवन को बहुत कम समय में या तुरंत समझा नहीं जा सकता है। फिर भी थोड़ी बहुत हम और आप बातचीत अवश्य कर सकते हैं। पूरा विश्व इस बात से परिचित है कि सन 1880 में बनारस के लमही गांव में प्रेमचंद एक गरीब किसान के घर पैदा हुए थे। बहुत से गरीब किसान की तरह उनके पिता ने भी गरीबी से तंग आकर नौकरी कर ली थी और प्रेमचंद का जीवन औसत से कई गुना नीचे था। 7 वर्ष की अवस्था में माता का देहांत हो गया था और 15 वर्ष की अवस्था में विवाह और 16 वर्ष की आयु में पिता का भी स्वर्गवास हो गया। 1919 में अंग्रेजी फारसी इतिहास से आपने बीए किया। प्रेमचंद की जो वास्तविक शिक्षा है वह गांव खेत खलिहान में हुआ है, लेकिन उनके जो अध्यापक हैं वे लमही के किसान, सूदखोर और महाजनों के यहाँ हुई। मुंशी प्रेमचंद का गणित विषय बहुत ही कमजोर था, परंतु हिंदुस्तान का बीजगणित उन्हें अच्छी तरह आता था, जिसका हल उन्होंने अपने साहित्य में अपने पात्रों के माध्यम से दिया है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को अगर हम देखते हैं तो हम यह पाएंगे कि उनका साहित्य जो है वह 2 विश्व युद्धों के, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की लिखी हुई दास्तां है। पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा और युद्ध खत्म होने पर प्रेमाश्रम लिखा। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के छेड़ने पर मुंशी प्रेमचंद
महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम साहित्य के माध्यम से देश की सेवा करेंगे और कलम के सिपाही कहलाए। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अपनी सादगी के कारण हमें आकर्षित करता है और उनके उपन्यास को हम देखते हैं तो उनके उपन्यासों में बाल विवाह, विधवा विवाह, लड़की के ऊपर जो माता पिता अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं या दहेज के कारण स्त्री का किसी जो है दुहाजू व्यक्ति से विवाह, इस तरह की अनेक समस्याएं हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है निर्मला। निर्मला सभी पढ़े हैं और सभी जानते हैं और निर्मला में दहेज की समस्या को उठाया गया है। दहेज न होने के कारण निर्मला का विवाह उसके अपनी उम्र से 3 गुना बड़े पुरुष के साथ हो जाता है और उसकी पहले से ही 3 संतानें हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। विवाह के बाद हम देखते हैं कि निर्मला कितने कष्ट से अपना जीवन यापन करती है और अंततः उसका परिवार जो है समाप्त हो जाता है। उसका पति उसे शक की दृष्टि से देखता है। निर्मला के मन में यह बात बार बार उठती है कि जो व्यक्ति मेरे पिता के उम्र का है वह मेरा पति कैसे हो सकता है। यह तो एक पक्ष रहा। दूसरा पक्ष अगर हम एक उठाएं जो गोदान उपन्यास है, 1936 में आता है। गोदान को पढ़ते हुए यह हमने अनुभव किया है, वास्तव में गोदान का नायक होरी है, लेकिन गोदान मूलतः नायिका प्रधान उपन्यास अनुभव करते हैं हम। उस पूरी कथा में जो सबसे प्रगतिशील जीवट होरी के साथ जो कंधे से कंधा और पंजे से पंजा मिलाकर खड़ी है वह है धनिया का चरित्र। धनिया बहुत ही प्रगतिशील है और उसकी प्रगतिशीलता हम उस पूरे गोदान उपन्यास में देखते हैं और हम यह देखते हैं कि उनके साहित्य को पढ़ते हुए भाषा का जो चित्र है अतुल्य है, अतुलनीय। किसी वस्तु से, किसी विषय से, किसी से उसका उदाहरण हम नहीं दे सकते हैं। पढ़ते जाइए और वह परिवेश हमारे सामने चित्रित होता चला जाता है। भाषा की सरलता, सहजता, उसका जो संगठित रूप है वह अद्वितीय है। इसी तरह से सोना, रूपा, होरी, ये जो तमाम पात्र उनके साहित्य में हमको दिखाई देते हैं, उनके कहानी में, उनके उपन्यासों में, यह एक बहुत ही प्रासंगिक पात्र है। मुंशी प्रेमचंद्र के साहित्य के पात्रों को अगर हमें जानना समझना है तो सबसे पहले हमें उनके निबंधों को पढ़ना पड़ेगा, उनके चिंतन के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, जहां हम यह देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र का मानसिक गठन कैसा है, मुंशी प्रेमचंद्र का स्वयं का क्या संघर्ष है जो उनके पात्रों में दिखाई देता है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी थोड़ी बात कहकर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश सिन्हा, जिन्होंने प्रेमचंद के अनेक साहित्य और कहानियां और उपन्यास पढ़े हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं।
तो हम बात करते हैं प्रेम प्रकाश सिन्हा जी से कि किस प्रकार प्रेमचंद के पात्र आज भी प्रासंगिक हैं। आजकल के साहित्यकारों की ये शिकायत है कि लोग उन्हें पढ़ते नहीं हैं और या लोगों के पढ़ने की आदत छूट रही है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनके साहित्य में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि लोगों के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ सके। प्रेमचंद की यही विशेषता थी। प्रेमचंद जमीन के आदमी थे और वो ज़मीनी चीज़ों को ही प्रस्तुत करते थे। और जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये उनके उपन्यासों से एकदम परिलक्षित हो जाता था, क्योंकि जो अगर आप उनका उपन्यास पढ़ते हो तो आप खुद उसके पात्र अपने को महसूस करते हैं, उसमें खुद आप कोई पात्र बन जाते हैं और आपको लगता है कि वो हम ही हैं। तो ऐसी छाप जो है ये आजकल के साहित्यकार नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पात्र में जो उस समय था भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये क्या कहते हैं कि पाखंड, ये घमंड, ये सब ऐसी चीज़ें जो मनोवृत्तियाँ थी उस समय भी थी और वो आज भी हैं। तो लोग जो है जब उनको पढ़ते तो उनको लगता है कि ये घटनाएं जो है आज ही घटित हो रही है उनके, इसलिए उनके पात्र जो है प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। और प्रेमचंद जी की ये पहचान का एक या पसंदगी का, प्रेमचंद की पसंदगी का एक बड़ा उदाहरण तो ये कि सबसे ज़्यादा आज भी उन्हीं की किताबें पढ़ी जाती हैं और यही नहीं, भारत ही नहीं दुनिया भर में पढ़ी जाती है और दुनिया भर के भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी गणना जो है ये मैक्सिम गोर्की और लुसून से की जाती है, जो कि महान उपन्यास। इसके लिए तो तमाम पत्रिकाएं, सारिका और इंडिया टुडे या अन्य भी ये संस्थाओं द्वारा जो है इनके बारे में इस तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन उनको प्रगतिशील भी कहा जाता है, तो वो प्रगतिशील हैं। प्रेमचंद की प्रगतिशीलता का आधार यही है कि उन्होंने जो समाज में व्याप्त बुराइयां, पाखंड और ये धार्मिक पाखंड खास तौर से, उसको उन्होंने उसके खिलाफ उन्होंने जो है आवाज़ उठाई और आंदोलन करना हुआ तो एक अंधे के रंगभूमि में एक अंधे के को पात्र बनाया और उसके द्वारा पूरा एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो इसकी ये जो है ये ऐसा आज भी हो रहा है, ऐसा होता है कि लोग जो है कहीं निचले स्तर से उठ खड़े होते हैं और जो है ऊपर जाकर एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा स्थिति बना देते हैं, रूपरेखा तैयार कर देते हैं और ये परिवर्तन आ जाता है। तो वो प्रगतिशील थे। 1936 में रिफायाम क्लब लखनऊ में उन्हें प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय प्रगतिशील जो थे वो लोग जो है उन्होंने उनको अपने फ्रेम में लाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें बन नहीं सके क्योंकि वो स्वतंत्र लेखक थे। वो किसी फ्रेम में, मैं इसलिए लिखूं कि मतलब कि यही चीज़ आए तो ये फ्रेम्ड है, तो वो ऐसा नहीं करते थे। वो जो होता था वही करते थे। ये और जो सामने आता था उसी को लोगों के बीच लगते थे, इसलिए पाठकों को लगता था कि ये लगता है कि ये अपना है और हम इसके पात्र हैं। जो उस समय होता था वही आज भी हो रहा है। धार्मिक पाखंड है, रिश्वतखोरी है, नैतिक पतन है और उसके साथ साथ उत्थान की भी बातें हो रही हैं। और क्योंकि प्रेमचंद ये भी उनकी किसी उपन्यास में ये है कि सामाजिक समरसता के भी वो पसंद होते हैं। जो वर्तमान प्रगतिशील हैं वो लोग जो है वामपंथी विचारधारा के होने लगे, तो जो होते हैं या उनको मान लिया जाता है कि ये वामपंथी विचारधारा के हैं। प्रेमचंद इसमें नहीं बन सके क्योंकि वो एक जटिल एक फ्रेम्ड, मतलब कि ये जो भी विचारधारा हो लेकिन एक फ्रेम में नहीं रहते, क्योंकि लेखक का मूल स्वभाव जो है स्वतंत्र होना होता है। स्वतंत्र होना मतलब कि वो सिस्टम के खिलाफ भी बोल सकता है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी बोल सकता है और ये ऊंच नीच के सवाल भी पैदा कर सकता है। सामाजिक जो बहुत सारी रीति रिवाज रस्म है उसके खिलाफ भी बोल सकता है। अगर उसको लगता है कि ऐसा है तो वो जरूर ऐसा करे। प्रेमचंद ने ऐसा किया। इसलिए जो है आज हम वातावरण में जो हम देख रहे हैं वो जो है वो वही चीज़ है जो कि प्रेमचंद ने उस समय 1936 तक में जो लिखी है या अपने उपन्यास या कहानियों में व्यक्त की है।
इसलिए उनके पात्र जो है अभी भी हम लोग अभी भी हैं, सभी लोग हैं। चलते चलते हम इतना कहना चाहेंगे कि प्रेमचंद के पात्र अनंत काल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि जो उनकी परिस्थिति सोच थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और जो सामाजिकता का भाव था, अपने उपन्यासों में जो साहित्य में सामाजिक दायित्व उठाते, वही वजह है कि प्रेमचंद के पात्र अनंत काल तक आपको जीवन दिखाई देंगे। इसके साथ ही काशी संवाद में आज का कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।